बहुत स्वागत एक बार फिर आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका शो कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ आज पटना से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हमारा एक विशेष इंटरव्यू हुआ। मेरी सुबह उनसे आज 7 बजे एक विशेष बातचीत पटना के इको पार्क में, जिसको आप लगातार देख रहे हैं हमारे चैनल पर, इंडिया टीवी पर। प्रधानमंत्री ने गांधी परिवार पर, राहुल गांधी पर, सोनिया गांधी क्यों इस बार राज्यसभा से चली गई, प्रियंका गांधी के प्रचार से क्या होगा, राहुल गांधी क्यों अमेठी से भी बुरी तरह हारेंगे, कांग्रेस पार्टी को क्यों राहुल गांधी की उम्र से भी कम सीटें मिलेंगी, क्यों वो गांधी परिवार को इतना नज़दीक से समझते हैं, ये सारी बातें अभी तक आपने सुनी। अब एक सवाल कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी पार्टी को ये 400 सीटें आएंगी कहाँ से, कहाँ बढ़ जाएंगी आखिर उनकी ऐसी सीटें? दक्षिण से बढ़ेंगी, तमिलनाडु केरल से, या पूर्व में उड़ीसा से बढ़ने जा रही हैं, बंगाल से बढ़ने जा रही हैं? ये सवाल हर कोई पूछता है, जवाब जानना चाहता है, और ये सवाल हमने आपके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी पूछा। सुनिए उनका जवाब, कहां से आ रही हैं भाजपा को इस बार 400 पार सीटें। अच्छा, आपको इस पूरे अलायंस पे, ऑपोजिशन ने जो बनाया इंडिया अलायंस, कोई आपको इसका स्वाभाविक लीडर लगता है क्या, या यही जिनको आप शहजादा देश यही पूछ रहा है कि भाई इतना बड़ा देश, एक नाम तो बताओ, हम किसको दें, किसको सुपुर्द करें? देश के सामने सबसे बड़ा सवाल, और इस चुनाव का जो अंडर करंट मैसेज जो है वो ये भी है कि भाई इतना बड़ा देश दें किसको, किसको सुपुर्द करें? और इंडिया अलायंस के पास इसका जवाब नहीं है जी। वो अच्छा, उनका वैसे ये वो भी कुछ मुझे लगता है ज्योतिष में बिलीव करते हैं, या उनको कहीं से फीडबैक मिल गया। उन्होंने कहा मोदी जी की 150 सीट, मैक्सिमम 150 सीट। ऐसा है, पहले वो उनको किसी ने समझाया, उनके जो भी एडवाइजर हैं, कि आप ये बंद करो भाई, मोदी 400 नहीं लाएगा, मोदी 400 नहीं लाएगा, बंद करो, ये तो आप मोदी का एजेंडा बोल रहे हो। तो किसी ने समझाया ऐसा करो, चिल्ला चिल्ला करके बोलो, कि पहले बोलो 170, फिर बोलो 150, फिर बोलो 120, और हो सकता है अब वो 100 से नीचे वाला बोलेंगे 4 के बाद। आप देखना उनका इंटरव्यू आएगा, उसमें कहेंगे कि मोदी अब 100 भी पार नहीं कर सकता है, ये पक्का है। सर, एक खबर जरूर मुझे पूछनी है आपसे। आपने जब ये कहा कि ये टेम्पो भर के माल आया है क्या कांग्रेस पार्टी के पास, बोरों में भर के नोट आए हैं क्या, अडानी अंबानी से माल लिया क्या, तो वो बहुत बड़ी हेडलाइन बनी थी ये। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अगर कोई बात कह रहे हैं, ये कोई नहीं मान सकता कि इसके पीछे आपके पास कोई जानकारी नहीं थी, अगर आप सार्वजनिक करना चाहिए। मुझे कुछ जवाब देने की जरूरत, कल अधीर रंजन चौधरी जी ने जवाब दे दिया है। ये विषय को बहुत बढ़िया ढंग से अधीर रंजन चौधरी जी बोल दिए हैं, तो मुझे अब उसको ठप्पा मारने की जरूरत नहीं है। अरे सर, सब ये पूछते हैं कि अच्छा, मोदी जी ने कह तो दिया 400 या बीजेपी की 370 सीटें बढ़ेंगी कहां से, ये तो नहीं, ये कोई नहीं बता रहा है। आप, और ये एक फैक्ट भी है। ओहो मेहरबान, फिर गलती कर रहे हो, हम ऑलरेडी 400 है। नहीं सर, जैसे नॉर्थ में आप 90%, 100%। अरे भाई सुन लीजिए, हम ऑलरेडी 400 है, ऑलरेडी 400 है। अब मुझे 400 पार करना है, 400 पार। तो ये कोई कठिन काम नहीं है। दूसरा, ये नॉर्थ आप जो कहते हैं, मैं नॉर्थ का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी ताकत दी है। लेकिन ये भी पता होना चाहिए, क्या गुजरात को नॉर्थ में गिनेंगे? नहीं। क्या आप महाराष्ट्र को नॉर्थ में गिनेंगे? आप गोवा को नॉर्थ में गिनेंगे? आप कर्नाटका को नॉर्थ में गिनेंगे? क्या उड़ीसा को नॉर्थ में गिनेंगे? आसाम को नॉर्थ में गिनेंगे? इन सबसे भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिल रहा है। भाई आप कुछ लोग तो स्टडी तो करो भाई, देश का नैरेटिव में जो कुछ लोगों ने बना के रखा हुआ है, विकृत मानसिकता वालों ने, ये देश बहुत बड़ा है जी। सर, लेकिन साउथ में आपने बहुत फोकस किया इस बार। बहुत, भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक साउथ में है कि नहीं है? हम सरकार बना चुके थे, हम मैक्सिमम सीटें जीत करके आए। गोवा साउथ में है कि नहीं? हम पहले भी, पुडुचेरी में हमारी सरकार है जी। यानी आपको कुछ तो कागज लेके बैठो ना भाई, मैप लेकर के बैठो ना। तमिलनाडु एंड केरल, यहाँ बहुत लोगों को दिलचस्पी, स्पेशली तमिलनाडु में बहुत दिलचस्पी है कि बीजेपी का स्कोर कैसा रहेगा इस बार। तमिलनाडु, केरल, आंध्र, कर्नाटका, तेलंगाना, उड़ीसा, सब जगह पे भारतीय जनता पार्टी अभूतपूर्व परिणामों के साथ आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा रहा। मेरे लिए समय की सीमा है, मुझे काशी पहुंचना है। धन्यवाद सर, आपने समय दिया। प्रधानमंत्री ने बताया सीटें कहां से बढ़ने जा रही हैं, पूरे भारत से। उन्होंने कहा हमें सीटें आती हैं,
ये सोचना कि हम किसी कोई विशेष कोई बस कुछ राज्यों में हम प्रमुख पार्टी हैं या नंबर 1 पार्टी है, ये सोच भी गलत है और देश की हकीकत भी नहीं है। समीर जी। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा वो बिल्कुल ठीक कहा। और 2019 का जो परिणाम रहा है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 303 सीटें जो आई थी वो सिर्फ नॉर्थ इंडिया से तो आई नहीं थी। प्रधानमंत्री जिस बात का जिक्र कर रहे थे पूरे हिंदुस्तान से उन्हें समर्थन मिला था। ये बात सही है कि दक्षिण में सिर्फ कर्नाटक ऐसा राज्य रहा है जहाँ भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था 2019 के अंदर। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी ने 4 सीटें जीती थी। ये कह सकते हैं कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु और केरल ऐसे राज्य रहे जहां भारतीय जनता पार्टी बहुत बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। लेकिन आप देखिए उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी का बहुत बेहतर प्रदर्शन रहा था। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने 18 सीटें जीत ली थी। तो मुझे लगता है कि इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने जो दक्षिण पर खास उससे फोकस करा हुआ कि जो 3 राज्य आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल जो भारतीय जनता पार्टी के लिए खाता नहीं खोल पाए थे, इस बार वह राज्य भी भारतीय जनता पार्टी की झोली भरने वाले हैं। और जो प्रधानमंत्री 370 की बात कर रहे हैं उसके अंदर तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश की भूमिका निभाने वाला है। और पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी सीटें जीतेगी और उड़ीसा के अंदर सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। और पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बहुत बेहतर होगा। और यही आत्मविश्वास प्रधानमंत्री मोदी का बता रहा है कि अब की बार 370 और अब की बार 400 पार जो बता रहे हैं, मुझे लग रहा है पूरे देश से प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर वोट पड़ने जा रहा है इस बार। जी राहुल जी, जो 400 प्लस का 400 पार का रोड मैप प्रधानमंत्री ने बताया, आपको कितना व्यवहारिक लग रहा है? देखिए, जहाँ तक जो दक्षिण राज्यों की बात है, मैं ये मानता हूँ कि देखिए कर्नाटका में इस बार फाइट है थोड़ी बीजेपी के लिए, और दूसरी तरफ तमिलनाडु में ऐसा लगता है कि 2-3 सीटें जो हैं वो बीजेपी निकाल सकती है। जहाँ तक केरल का सवाल है, केरल में भी एक आध सीट की बात जो है वो की जा सकती है। गोवा में दोनों सीटों पर ऐसा लगता है कि दोनों सीटें जो है वो बीजेपी इस बार लेके जाएगी। पिछली बार 1 सीट थी। लेकिन देखिए तेलंगाना जैसे एक राज्य है, तेलंगाना में जो है बीजेपी को उम्मीद ज़्यादा है कि तेलंगाना से जो है उसकी सीटें बढ़ेंगी। लेकिन जहाँ तक आंध्र की बात है, मुझे नहीं लगता कि आंध्र में बीजेपी को कोई फ़ायदा होगा, एनडीए को फ़ायदा होगा। मैं ये मानता हूँ कि जहाँ जो टीडीपी है उसको वहाँ पे ज़रूर फ़ायदा होगा। वो जो अलायंस उन्होंने किया हुआ है उसके कारण उसको ज़रूर फ़ायदा होगा। लेकिन बीजेपी को अपने आप कोई फ़ायदा होगा ऐसा आंध्र प्रदेश में लगता नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे, देखिए जो और राज्य हैं जहाँ पर बीजेपी को लगता है कि उड़ीसा जैसा राज्य है जहाँ पर उसको लगता है कि पिछली बार 8 सीटें थी, उसको लगता है कि वो सीटें जो है वो बढ़ा सकते हैं, 12 तक लोकसभा में जा सकते हैं। जबकि विधानसभा के नतीजे मुझे लगता है उड़ीसा में उतने जो है उत्साहवर्धक नहीं होंगे बीजेपी के लिए। लेकिन जो लोकसभा का चुनाव है वहाँ पे बेहतरीन प्रदर्शन होगा। अब एनडीए की अगर वैसे आप बात करेंगे, आंध्र में हो सकता है एनडीए के जो विधानसभा का चुनाव है वो भी मतलब उसको भी फायदा हो, पूरे एनडीए को, टीडीपी और कल्याण जो है उनको ये फायदा होगा। दूसरी तरफ अगर अब बात करते हैं, महाराष्ट्र की बात करते हैं, महाराष्ट्र की भी उन्होंने बात की, तो महाराष्ट्र देखिए इस बार किसी को पता नहीं चल रहा है कि महाराष्ट्र में कैसा जो है चुनाव होगा। और यहाँ पर एनडीए को घाटा हो सकता है, बीजेपी को उतना घाटा नहीं होगा, लेकिन एनडीए को महाराष्ट्र में घाटा हो सकता है। तो ये समीकरण दिखाई देते हैं जिसके कारण ये कहा जा सकता है, देखिए ये जो 400 का फिगर है प्रधानमंत्री का, वो तो एनकरेज करेंगे ही, वो तो कहेंगे ही कि बिल्कुल हो सकता है कि 400 हम पार करना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह के समीकरण दिखाई देते हैं, जिस तरह की चीज़ें दिखाई देती हैं, ये एक मुश्किल टारगेट दिखाई देता है बीजेपी के लिए, कि बीजेपी नहीं, खासतौर से एनडीए के लिए, कि एनडीए जो है वो 400 पार हो जाए। हालांकि वो बार बार इस बात पर उन्होंने ऐतराज़ भी किया एक बार कि 400 हम 400 ऑलरेडी हैं, मैं 400 पार की बात कर रहा हूं। लेकिन जब वो राज्य गिना रहे थे संगीत रागी जी, तो एक मुझे ये भी लगा कि वो ये मैसेज भी कन्वे करना चाहते हैं बड़ी पावरफुली कि अब भारतीय जनता पार्टी इन द ट्रू सेंस एक पैन इंडिया, ऑल इंडिया पार्टी है जो हर राज्य के अंदर एक फोर्स है। देखिए, ये सबसे पहले तो ये हमें ध्यान में रखना चाहिए कि कई बार नैरेटिव को लेकर के हम लोग एक बार जब नैरेटिव खड़ा कर देते हैं तो फिर हम उसको दोबारा रीलुक करने की कोशिश नहीं करते हैं। और प्रधानमंत्री जी ने उस दिशा की ओर, उस तरफ हम लोगों का ध्यान खींचा है। वाकई सचमुच बताइए कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना चुकी है, गोवा में सरकार बना चुकी है, कर्नाटक में सरकार बना चुकी है, गुजरात में सरकार में है पिछले कई दशकों से। ऐसे में आसाम के अंदर है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर है, फिर भी हम लोग कहते हैं कि ये नॉर्थ बेल्ट की पार्टी है, काउ बेल्ट की पार्टी है। ऐसा आज के दिन में तो नैरेटिव नहीं रह गया है। कम से कम आज के दिन में हम कह सकते हैं कि एक केरला और तमिलनाडु को छोड़ दें तो भारतीय जनता पार्टी आपको सब जगह दिया है। पुडुचेरी का जिन्होंने जिक्र किया,
नॉर्थ ईस्ट वाले लोगों का हम कई बार ये जिक्र करते हैं, भाई हम उन्हें नॉर्थ ईस्ट क्यों कहते हैं? वो भारत का हिस्सा है। जैसे ही हम नॉर्थ ईस्ट बोल रहे हैं, एक नया नैरेटिव जो हो गया खड़ा होकर के आता है। आज के दिन में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने दक्षिण भारत को, जिसे हम कह रहे हैं दक्षिण भारत को, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने केंद्र में अपने लाने की कोशिश की है, मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने, किसी भी प्रधानमंत्री ने, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो, उस समय भी किसी ने इतना मेहनत किया हो और केरला पर इतना जोर दिया हो, तमिलनाडु पर इतना जोर दिया हो, आंध्र प्रदेश में इतनी सभाएं की हो, और साथ साथ नॉर्थ ईस्ट को तो उन्होंने बहुत टारगेट पर लिया है। आप सोच सकते हैं कम से कम 400 बार, मैं फिर दोहरा रहा हूं, 400 बार सारे मंत्रियों को मिला दें तो खुद प्रधानमंत्री उनकी वहां पर सभाएं हो चुकी हैं, उनका जाना हो चुका है। मुझे लगता है यह अपने आप में अभूतपूर्व है, पार्टी के तौर पर भी, सरकार के तौर पर भी। सरकार के तौर पर हम कह सकते हैं कि वो एरिया नेग्लेक्टेड हुआ करता था, आउटरीच प्रोग्राम जो है वो भारतीय जनता पार्टी के उतना नहीं हुआ करते थे। आज आप देखिएगा कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश एक गढ़ की तरह एक बन गया है भारतीय जनता पार्टी का, आसाम भी उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का एक दुर्ग बन चुका है। नॉर्थ ईस्ट में अन्य राज्यों में भी आप चले जाएं तो आज के दिन में कहा जा रहा है कि 25 सीटों के अंदर जो है वो 23 सीटें तक भारतीय जनता पार्टी अकेले प्राप्त करने जा रही है। तो ये तो एक अपने आप में बहुत बड़ा चमत्कार है। पिछली बार जो 19 में जहां से सीटें नहीं आई हैं, वहां पर सीटें बढ़ रही हैं। यही मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी इस ओर इशारा कर रहे थे। जी जी जी। हर्षवर्धन जी, हालांकि मैंने कोशिश तो की थी कि वो कांग्रेस को अडानी अंबानी का पैसा पहुंचा, उस पर भी कुछ जवाब उनसे निकलवा लूं, लेकिन वो उन्होंने अधीर रंजन चौधरी पर डाल दिया। मैं एक हर्षवर्धन इससे पहले बोले, देखिए प्रधानमंत्री कई बार जो है वो कई सवाल जो है टाल जाते हैं। वो यही, आपने तो सवाल बहुत तीखा पूछा था या सटीक पूछा था, लेकिन वो टाल गए इस सवाल को। नहीं, लेकिन इसको दूसरी तरह से भी देखना चाहिए। देखिए, प्रधानमंत्री को जो मैसेजिंग करनी थी सौरभ जी, वो मैसेजिंग उन्होंने कर दी। और आप सोचिए, बीच चुनाव में अधीर रंजन चौधरी ये हंसते हुए कह रहे हैं, पता नहीं उनको हंसी मजाक या लाइटर नोट का मतलब नहीं समझ में आता, या सचमुच वो सांसद वहां से जीतते हैं लगातार, लेकिन नेता के तौर पर उनकी समझ नहीं है। वो कह रहे हैं कि अरे जो हमको दिया ही नहीं, दे देगा तो हम चुप हो जाएंगे। तो सच बात है कि उसके बाद प्रधानमंत्री को इस सवाल का जवाब देने की जरूरत कहां पड़ती है? भाई, अगर अधीर रंजन चौधरी नेता विपक्ष, संसद में, लोकसभा में आपके नेता हैं, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, मुझे लगता है ये देश के लोगों को बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। आप क्या कहते हैं, बच्चा कमजोर है, वो कम नंबर लाता है, तो आप क्या कहते हैं? पास हो जाओ भाई, किसी तरह तुम पास हो जाओ, बस फिर ठीक है, खेलते कूदते रहो, कुछ कर लेना। जो है जो बच्चा 80% लाता है, 90% लाता है, उसको कहते हैं कि बताओ 90% रह गया, पिछली बार तुम 95 लाए थे, अच्छा 99 कैसे ला पाओगे ये बताओ। जो 90 वाला बच्चा है वही 95, 99 या 100 ला सकता है। जो 33%, 35% और 40% पर टिका है वो नहीं ला सकता है। राहुल गांधी वही, जिसको कहते हैं ना कि पासिंग मार्क्स वाला बच्चा है, जिसने कांग्रेस पार्टी को पहले 44, 54 इस पर ला दिया है, और अब इस चुनाव में शायद वो भी मुश्किल होगी। और देखिए, अगर आप ध्यान से देखिए तो हम, मतलब कई बार हम पुश करते हैं ना, तो जाने अनजाने पूरा देश पढ़ाकू बच्चे यानी भारतीय जनता पार्टी को पुश कर रहा है। ऐसा देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ। उन्हीं से कह रहे हैं, अच्छा तुम बताओ कैसे जीतोगे। अरे भाई, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, गलती से एक आध सीट जीत जाते हैं। राजस्थान नहीं तो एक को नहीं जीतती है कांग्रेस पार्टी। लगभग 16 राज्यों में उसका एक भी सांसद नहीं है, गिने चुने राज्यों के अलावा कहीं किसी स्थिति में नहीं। और उसके बाद भी हम ये कह रहे हैं ना 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 ना, ये तो ठीक नहीं मोदी जी, आप कैसे जीतिएगा 400 पार। जनता जब तय करती है तो वो फिर ये नहीं देखती है कौन सा सामाजिक समीकरण, कितनी सीट थी, कैसे सीट थी। ये तो हम सब मानते हैं कि देश के हर हिस्से में भारतीय जनता पार्टी के पदचिन्ह है, बड़े मजबूत वाले पदचिन्ह है। नरेंद्र मोदी उसको और स्ट्रांग करते हुए दिख रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है, मैं भी ये मानता हूं कि 325, 350 के आसपास कहीं भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन जब शांत लहर चलती है तो उसमें कौन कौन से टापू, कौन कौन से द्वीप, कौन कौन से पेड़ उखड़ और ध्वस्त हो जाते हैं, इसका अनुमान लगाना कठिन होता है। वो 4 जून के बाद समझ में आएगा कि अरे ये भी ध्वस्त हो गया, हम तो इसको मान रहे थे कि बचा रह जाएगा। जी,
देखिए, आज प्रधानमंत्री ने बहुत सारे विषयों पर जो बातें कही हैं वो अभी कई दिनों तक मुझे लगता है हेडलाइन मटेरियल भी है। जैसे उन्होंने एक बार फिर कहा कि राहुल गांधी अमेठी से भी बुरी हार रायबरेली में उनकी होगी। उन्होंने कहा, मैं गांधी परिवार की 4 पीढ़ियों को स्टडी कर चुका हूं, मुझे मालूम है इनके कारनामे क्या हैं। जब वो ये कह रहे हैं कि अगर इनको मौका मिल गया तो 370 को लौटाने और राम मंदिर का फैसला पलटवाने से भी झिझकेंगे नहीं, मैं इनसे, इनकी रग रग से वाकिफ हूँ। ये सारी बातें आपने इंडिया टीवी के साथ उनके इस इंटरव्यू में जानी। 400 पार का रोड मैप उन्होंने खुद बताया, कहाँ से उनको सीटें आने जा रही हैं। उन्होंने ये भी कहा, मैं 400 पर खड़ा हूँ, मैं 400 पार की बात कर रहा हूँ।